अब देखिए क्या है हमारे पास है कि हमारे पास मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ intersection of two planes. और प्लेन कौन कौन से हैं? देखो बेटे ये दो प्लेन बनाए मैंने, ये दो प्लेन हो गए। इन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कौन सी है? ये है। इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर एक और प्लेन बना दें। मुझे इस प्लेन की इक्वेशन बतानी है। ये हमारा ये आर्टिकल कि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर जो तीसरा प्लेन बनता है उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? तो इस प्लेन की इक्वेशन होगी आर डॉट, अच्छा दो प्लेन में लिखे हैं कि गिवन प्लेन कौन कौन से हैं। और वो गिवन प्लेन आर डॉट n1 इज इक्वल d1, आर डॉट n2 इज इक्वल d2। d1 d2 पर एरो नहीं आएगा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये डिस्टेंस है d, तो इसलिए इनमें कभी वेक्टर नहीं आएगा। इन दोनों में आएगा, दोनों वेक्टर ही है। तो अब हमें इन दोनों, ये दोनों प्लेन ये वाले हैं और इस प्लेन की जो इक्वेशन होने वाली है वो ये होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। आर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल d1 प्लस लैम्डा d2। कुछ नहीं किया हमने, इस इक्वेशन में लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया। जब मैं लैम्डा से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो r तो दोनों में कॉमन आ गया, n1 प्लस लैम्डा n2 d1 प्लस लैम्डा d2, ये काम किया हमने। अब मान लो यही इक्वेशन हमारी कार्टेशियन फॉर्म में हो, इन कार्टेशियन फॉर्म में ये ज्यादा आसान है काम। देखो बेटे कार्टेशियन फॉर्म में जो हमने दो इक्वेशन लिखी है ना, इनकी कार्टेशियन फॉर्म में जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? वैसे नॉर्मल होती है ax प्लस by प्लस cz इक्वल d, या ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0, कुछ भी कह सकते हो d को। तो हम अब क्योंकि यहाँ दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन को अलग अलग लिखना पड़ेगा, तो हमने लिखा a1x b1y c1z प्लस d इक्वल 0, a2x b2y c2z प्लस d इक्वल 0, d1 d2। अब ये दो इक्वेशन बन गई प्लेन की। अब हमें निकालना है इंटरसेक्टिंग प्लेन की इक्वेशन, तो वो क्या होगी? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगी? इस इक्वेशन में इसका लैम्डा टाइम ऐड करना है बेटे। तो देखो बेटे x कॉमन, तो क्या आ गया? a1, या सीधा लिख लो a1x b1y c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा a2x b2y c2z प्लस d इक्वल 0, ये भी लिख सकते हो। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का लैम्डा टाइम ऐड कर दिया, तो ये भी हो सकती है। फिर इसके बाद आता है बेटा कंडीशन ऑफ टू लाइन्स आर कोप्लेनर। दो लाइन कोप्लेनर कब होती हैं? तो दो लाइन कोप्लेनर होती हैं इफ a2 माइनस a1 डॉट
B1 क्रॉस B2 इज इक्वल 0। अगर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल 0 है तो हम कहते हैं कि दोनों लाइन कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब है लाइन का एक ही प्लेन पर लाइन करना। जैसे कोलिनियर का मतलब होता है पॉइंट्स का एक ही लाइन पर लाइन करना, वैसे ही कोप्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन पर होना। तो दो लाइन एक ही प्लेन में कब होंगी? अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो A2 माइनस A1 इंटू B1 क्रॉस B2 इक्वल 0। और अगर आपको निकालना है क्या? एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन containing these lines, यानी कि ये तो बता रही है, कंडीशन तो बता रही है कि लाइंस कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में है। अगर हमें उस प्लेन की इक्वेशन भी निकालने के लिए कहा जाए, मतलब कि हमसे वो प्लेन पूछा जाएगा जिस पे लाइन लाई कर रही है, क्योंकि कोप्लेनर है लाइन, तो तब फॉर्मूला क्या होगा? बड़ा सिंपल फॉर्मूला इन्हीं से बनेगा। क्या बनेगा? R माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल 0। या आप ये भी लिख सकते हो R माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल 0। यही से कोई क्वेश्चन नहीं से बन गई, सिर्फ इसके लिए R आ गया। R माइनस A1 या R माइनस A2 कुछ भी लगा लो, दोनों सही है। ठीक है, तो ये है बेटे आपके प्लेन का बेसिक। इसके अलावा प्लेन में एक्स्ट्रा है, लेकिन वो हम करेंगे किसमें? रिवीजन में, जो भी एक्स्ट्रा पोर्शन होगा। ये तो एनसीईआरटी और प्योर माल है जो तुम्हारे सामने है। तूने सर पे हाथ रखा हुआ, कोई बात नहीं है? चलो फिर कर लो कॉपी। कहाँ डील तो नहीं आएगा? कहाँ गलती कर दी मैंने? पार्ट फर्स्ट देखो, चलो फिर देखते हैं बाकी पार्ट्स। तो हमें क्या कहा गया? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें z इक्वल टू एक इक्वेशन दी हुई है और हमसे कहा जाता है कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो ये दो चीजें जो होती हैं वो होती हैं नॉर्मल फॉर्म में। प्लेन की हमने दो फॉर्म पढ़ी, एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ी और एक पढ़ी कि वो किसी पॉइंट से पास होती है, ठीक है ना। और क्या पढ़ा था कि वो उसमें नॉर्मल वेक्टर होता है प्लेन पर, और एक पढ़ी नॉर्मल फॉर्म। तो जो ये दो चीजें पूछी गई है कि क्वेश्चन आपकी नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों सवाल का जवाब दे सकते हो जो सवाल इसके अंदर पूछे गए हैं। अब ये z इक्वल टू है बच्चों, इस z इक्वल टू को मैं लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 1 इंटू जेड इज इक्वल टू, बोलो लिखा जा सकता है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है नहीं तो x इंटू 0, y का कोएफिशिएंट भी नहीं है तो y इंटू 0, z है तो z इंटू 1 प्लस 2। ये किस फॉर्म में आ गया? विच इज ऑफ द फॉर्म Lx My Nz इज इक्वल टू। मैंने ऐसा क्यों कहा? इसको मैंने Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल डी क्यों कहा और ये क्यों नहीं कहा? Ax प्लस By प्लस Cz इक्वल डी क्यों नहीं कहा? इसका रीजन है, इसका रीजन ये है क्योंकि अगर हम इन टर्म्स के स्क्वायर का सम निकालें तो 1 आएगा। 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल 1 आएगा, यानी कि इस रूल को फॉलो करेगा। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल 1। तो इसलिए इसको डायरेक्ट Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल D कह दिया। तो हियर L क्या है? 0, M क्या है? 0, N क्या है? 1 और D क्या है? 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास जो डायरेक्शन कोसाइन हुए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर 0, 0, 1 and distance from origin to the plane, distance from
origin to plane d की वैल्यू क्या निकाली है हमने 2। ये इस क्वेश्चन का जवाब है। ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके सेकंड पार्ट को देखें बेटे, और सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 1। अब इस इक्वेशन को हम lx प्लस my प्लस nz से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि l की वैल्यू m 1, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तीनों की वैल्यू 1, तो तीनों के स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा 3। यानी कि ये फॉर्मेशन नहीं है, ये फॉर्मेशन ये वाली फॉर्मेशन है, ax प्लस by प्लस cz इक्वल d वाली फॉर्मेशन। यहां से हम पकड़ते हैं सवाल को, समझ गए ना? ठीक है। तो अब हमें इसको उस फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो एलिमेंट निकालते हैं। तो बड़ा आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, बाय स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 1 यानी जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम, यानी कि 1 प्लस 1 दैट इज √3। दोनों तरफ √3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हमने डिवाइड कर दिया 1/√3x 1/√3y 1/√3z इज इक्वल 1/√3। अब देखो ये बन गया, विच इज ऑफ द फॉर्म lx my nz is equal d, so dc's are क्या बने 1/√3 l की वैल्यू, m की वैल्यू भी 1/√3 और n की वैल्यू भी 1/√3 एंड d क्या आ गया 1/√3। बोलो सवाल समझ में आ गया? दोनों दिक्कत तो नहीं है? ये बस मुझे कहा क्या करना है। और देखो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, दोनों पार्ट 5y प्लस 8 तो ऐसे ही है, 5y प्लस 8 तो सेम ऐसे ही है। इस तरीके से करना है क्वेश्चन को, ठीक है। वहां आप क्या कर लोगे, y को -8/5 लिख लेना भाई। 5y प्लस 8 है ना, मैं हिंट देता हूं, देखो हमें क्या दिया है फोर्थ पार्ट में, 5y प्लस 8 इज इक्वल 0। तो यहां से क्या बन गया, 5y इज इक्वल या y इक्वल -8/5। अब b कभी भी निगेटिव नहीं होता, जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती। ये काम हमने सीखा था नॉर्मल फॉर्म, लाइन की नॉर्मल फॉर्म में, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा वाला क्वेश्चन क्या करते थे जब हम। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -y इज इक्वल 8/5। तो अब ये इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, 0 into x -1 into y 0 into z इज इक्वल 8/5। अब ये फॉर्मेशन है सेम। अब ये सेम ये क्वेश्चन जो मैंने किया हुआ है, तो मैं आगे लिख देता हूं सेम एज फर्स्ट। आगे अपने आप कंप्लीट करेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर इज दिस। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें d दिया हुआ है, कितना 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ओरिजिन, जो डिस्टेंस है प्लेन की, और क्या दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, यानी कि वेक्टर n। कितना दिया हुआ है वेक्टर n, 3i प्लस 5j माइनस 6k। और हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। देखो जब भी d दिया होगा तो ये मान के चलोगे नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस की बात की जाती है, ओरिजिन से
प्लेन की। तो एक नॉर्मल फॉर्म है। अब नॉर्मल फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इस केस में क्या होती है, r डॉट एन कैप इज इक्वल डी, r डॉट एन कैप इज इक्वल डी। हमें लगता है आपको समझ आएगा, एन कैप निकाल दोगे, यूनिट वेक्टर डी आपको पता है, यहां वैल्यू पुट कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। ये भी आसान है, एक क्वेश्चन कर देता हूं। थर्ड का फर्स्ट बताना क्या है, r डॉट i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू, मुझे इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म है। लाइन की हमने सीखी कैसे लिखते थे हम वेक्टर फॉर्म को, कार्टेशियन में, कार्टेशियन को वेक्टर में। ये उससे भी ज्यादा आसान है, यहां तो कुछ भी नहीं करना, यहां तो बस r को क्या पुट करना है, क्या होता है यार, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, ये तो होता है यार। सो वी हैव आर एक्स आई वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई करना आप जानते हो, क्या आएगा, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, हो गया डन। चलिए फोर्थ क्या है, फोर्थ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन को 5 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, देखो क्या है क्वेश्चन, पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन vector and Cartesian equation of the plane that passes through the point this and normal to the plane is this। यानी कि मुझे पॉइंट दिया हुआ है A, क्या दिया हुआ पॉइंट है 1 0 माइनस, एंड वेक्टर n गिवन है, क्या i प्लस j माइनस। अब देखो ये पहले वाली बात आ गई जो मैंने सबसे पहली बात बताई थी, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू गिवन प्लेन। तो यानी कि ये पॉइंट ए है, तो यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बन गया, वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या बना, आई 0 j माइनस 2, वेक्टर ए की वैल्यू आ गई, वेक्टर एन आपके पास सीधा है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, बस यहां वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n इज इक्वल a डॉट n, r डॉट n की वैल्यू आपके पास है, a डॉट n ये आपके पास है, वैल्यू रख के रिजल्ट आ जाएगा आपका। फिर बाद में कार्टेशियन फॉर्म निकाल लेना इस तरीके से जैसे निकालिए, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो पढ़ लो कॉपी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है प्लेन की, और हमें इस इक्वेशन में क्या बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताने हैं। क्या बताने हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, अभी ये समझ लो। बात तो नहीं आती है यार, चल लिख ये प्लेन है, इस प्लेन से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ठीक है। जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, मान लो ये पॉइंट हो गया O, ये हो गया P, इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हमने x1 y1 z, तो हमें सीधे सीधे इस x1 y1 z1 की वैल्यू बतानी है, बस हमारा ये सवाल है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ये, हमने मान लिया लेट P x1 y1 z1
x1 y1 z1 b foot of perpendicular from origin to plane. तो यहां से dr ऑफ OP क्या हो गए? dr ऑफ OP क्या हो गए? x1 माइनस 0 y1 माइनस 0 z1 माइनस 0 यानी x1 y1 z1 ये dr हो गए OP। अब हमें क्या करना है बेटे, देखो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो। किसमें लिखो? नॉर्मल फॉर्म में। तो हमने क्या किया नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए? डिवाइड 1 ऑन बोथ साइड्स बाय क्या करते हैं 4 + 9 + 16 यानी कि √29 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो क्या बन गया बेटे 2/√9 29 x 3/√29 y 4/√29 z is equal 12/√29। लिख लिया। अब देखो ये Lx + My + Nz = d की फॉर्म होगी। सो DCs of OPR, DCs of OPR क्या बन गए 2/√29 3/√29 4/√29। dr हमारे आए यहां से, DCs हमने निकाले इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखकर निकल गए। हमारे पास dr भी आ गए और DCs भी आ गए। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि dr और DCs आपस में क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल। एज dr/dc यानी x/2/√29 सॉरी x1 y1/3/√29 z1/4/√29 किसके इक्वल? लैम्डा कह दो, k कह दो, कुछ ही कह दो। तो ये प्रोपोर्शनल है। तो यहां से x1 की वैल्यू क्या आ गई 2/√29k, y1 की वैल्यू क्या आ गई 3/√29k और z1 की वैल्यू क्या आ गई 4/√29k विच लाई ऑन क्या हो गया? बंद हो गया क्या? अच्छा, विच लाई ऑन प्लेन 1। ये पॉइंट कहां लाई करते हैं? x1 y1 z1 प्लेन पर। और ये प्लेन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, जब ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई करते हैं तो इन पॉइंट को इस प्लेन से पास करवा दो। जब हमने प्लेन से पास करवाया तो k की वैल्यू आ जाएगी। देखो चलिए बेटे रखो यहां वैल्यू, क्या बनेगा? x की वैल्यू बनेगी 4/√29k 9/√29k 16/√29k is equal 12। ये आ गया 13 यानी कि 29k is equal 12/√29 यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 12/√29। ये k की वैल्यू आ गई। जब k की वैल्यू आ गई इसे यहां पुट कर दो x1 y1 z1 पर। जब x1 y1 z1 में पुट करोगे तो x1 क्या बनेगा? रखो यार, k की वैल्यू क्या है 12/√29 तो ये बन गया 24/29। ये बन गया 36/29 और z1 बन गया 48/29 और x1 y1 z1 क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। यही बात मैं बतानी थी।
So therefore, put of perpendicular is 24 upon 29, 36 upon 29, 46 upon 29. ये इस क्वेश्चन का बेटे आंसर है। आज जो पांचों क्वेश्चन मैंने करवाए वो पांचों क्वेश्चन आसान है अगर देखा जाए तो। देखो आसान नहीं है, बता इसमें क्या मुश्किल काम था ये बता दें। इसके डी आर ओपी के डी आर हमने यहाँ फिगर से निकाल लिए, आ गए। इसको नॉर्मल फॉर्म में लाए, नॉर्मल फॉर्म में लाने के बाद इसके डीसीज निकाल लिए, आ गए। डी आर अपॉन डीसीज प्रोपोर्शनल होते हैं, उन्हें के एक बार करके x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल ली। ये x1 y1 z1 यहाँ लाइन कर रहा है, यहाँ पुट किया, वहां से k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू वापस यहाँ कर दिया, आंसर आ गया। अच्छा चलो आगे बढ़े। अच्छा 46 लिख दिया। चलो